हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही प्रबल संभावना रखता है आने की। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे, तभी आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे, कट कट करके नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका डेरिवेशन है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। बेटा, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पहले इस डायग्राम चित्र को समझेंगे। अगर आपने ये अच्छे समझ लिया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है। तो ये हमने बनाया कैसे है, इसको पहले बेटा यहाँ आप समझेंगे ओरली, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाते हैं समझाते हुए तो ये चित्र अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि ये डायग्राम में एक अहम भूमिका निभाती है आपको डेरिवेशन कराने से। ठीक है, तो मैं इसको इधर समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेंट्रेट होकर। देखिए बेटा, हमने मान लिया ये उत्तल पृष्ठ रखा हुआ है, तो ये हमने एक इधर बनाते हैं उत्तल पृष्ठ। ये उत्तल पृष्ठ हो गया। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, पृष्ठ के लेंस के दर्पण के हमेशा बाईं ओर इस साइड पे हम वस्तु रखते हैं, तो हमने ये वस्तु रखी हुई है। अब जैसे ही इस वस्तु से लाइट इस पर जाएगी, ठीक है, तो ध्यान समझना आप, इसमें क्या होता है, ये वाला जो माध्यम है बेटा वो विरल है, यानी कि वायु। यहाँ पर इधर क्या है, ये कांच है पूरा, ये वाला एरिया क्या है, देखो ये पूरा एरिया कांच है, तो हमने मान लिया इधर ये सघन है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अवलंब रेखा की ओर झुक जाती है। जाना चाहिए तो बेटा एकदम इसको सीधा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से लाइट जा रही है, इस तरह सीधे जाएगा। लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अवलंब रेखा की ओर मुड़ जाएगी। अब अवलंब रेखा किधर है, देखो ये गोला रखा हुआ है, गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ का केंद्र होगा, हमने मान लिया कि ये केंद्र है। ठीक है, अब हमें इस पृष्ठ पे एक अवलंब रेखा खींचना है। हमने कल वाली वीडियो में समझाया था कि अवलंब रेखा कैसे खींचा जाता है। फिर भी आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर गोली पृष्ठ है, तो गोली पृष्ठ पे अविलंब रेखा खींचना है, तो हमें क्या करना होता है, एक केंद्र से रेखा खींचते हैं इस तरीके से, और केंद्र से रेखा खींचेंगे परिधि की ओर, यानी पृष्ठ की ओर। तो केंद्र से परिधि की ओर जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा इस रेखा और इस पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जैसे समझ लीजिए आप, ये वृत्त हो गया, और वृत्त से केंद्र से अगर परिधि की ओर रेखा खींचेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या पृष्ठ है, और पृष्ठ में ये केंद्र से हमने परिधि को लाइन खींची है, तो इस पृष्ठ और परिधि के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इधर भी कितना बनेगा, मैंने आपको बताया बाहर की ओर भी 90 डिग्री, तो ये पृष्ठ है, ये एक तरह से क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ के बाहर की ओर ये कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ये पृष्ठ है और ये लाइन होगी। तो अगर ये 90 डिग्री स्पष्ट बना रहे हैं तो इस रेखा को हम बोलेंगे अविलंब रेखा। ठीक है, अविलंब रेखा, क्योंकि ये लाइन इस पृष्ठ से 90 डिग्री एंगल बनाती हुई जा रही है, तो हमने ये अविलंब रेखा खींचा हुआ है। हमने देखो इधर क्या किया है, ये केंद्र से एक लाइन खींची हुई है इस पृष्ठ पे, और जो कि केंद्र से होकर परिधि की ओर जा रही है, ये पृष्ठ हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल है इस पृष्ठ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे अभी अविलंब रेखा। ये क्या कहेंगे बेटा, ये अविलंब रेखा हो गया। ठीक है, अविलंब रेखा। ठीक, अब देखिए सर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, हमने अविलंब रेखा खींच दिया। अब ये जो लाइट है, ये लाइट एकदम सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अविलंब रेखा की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो ये सीधे न जाकर थोड़ा तिरछा हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको अलग कलर ले लेता हूँ। देखिए ये सीधा न जाके, ये हम मानते हैं ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सीधा एकदम नहीं जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा मुड़ेगा अपने रास्ते से। हमने मान लिया इतना एंगल ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, थोड़ी अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब इधर ये लाइन आगे बढ़ाते जाएंगे तो आगे कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब है जब लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर ना बढ़ा के हम इसी रास्ते से पीछे वापस लौट आते हैं, तो इसी एकदम सीध पे, इसी सीध पर ऐसे वापस लौट के आएंगे इस तरीके से। और हमने मान लिया कि ये जगह जो है यहाँ पर लाइट आ रही है, जिसे समझेंगे आप कि हमने क्या किया, यहाँ से लाइट ये ऐसे लगे सामने, लेकिन सीधे न जाके वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी थोड़ी सी, और इधर आगे बढ़ेंगे तो आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसके ठीक विपरीत हम वापस आएंगे, और विपरीत आके ये यहाँ पर इस लाइन को कट कर रही है यहाँ पे, तो इस वस्तु की वजह से इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है, जिसको हमने आईसी लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इस पृष्ठ का केंद्र ये हो गया। ठीक है, और इस पृष्ठ से हमने सीधे एक लंब डाला हुआ, क्योंकि ये गुलाई है, गुलाई होने के कारण हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे तो हमने एक लंब डाला हुआ है, तो जिसको
एम बिंदु पर मिलाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फिर दोबारा समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक प्रश्न लेंगे, ये उत्तर प्रश्न हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष यानी मध्य बिंदु हो गया, यहाँ वस्तु ओ रखी हुई है, यहाँ से ऐसे लाइट डालेंगे तो ये थोड़ा प्रतिबिंब पीछे नहीं बनेगा, तो हम वापस आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम रखेंगे बिंदु ओ, यहाँ पर एक अवलंब रेखा हम खींचेंगे, ये होगा केंद्र सी। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, यहाँ से इस पर हमने ऐसे लंब डाला हुआ है, जो हमने एम बनाया हुआ है, यही चित्र इधर बनाया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत हमने कहाँ से, यहाँ से की थी, तो इसको हमने माना हुआ है अल्फा, रिकॉर्ड एंगल मानना पड़ेगा हमें, तो ये अल्फा हमने माना हुआ है। उसके बाद ये बनाया हुआ था हमने बीटा, तो ये बीटा हो गया, और इसके बाद में ये वाला जो एंगल है, ये वाला हमने माना हुआ है ये गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चित्र आसानी से सावधानी के साथ बना लेना अपनी नोटबुक में, उसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए, अब मैंने जैसे बनाया हुआ है और जिसमें हम यूज करने वाले हैं संकेत, उनको मैंने इधर लिख रखा है। क्या लिखा है, माना कि उत्पत्ति में, माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व पदार्थ का अपवर्तनांक, इसमें जो कांच लगा हुआ है इसका पदार्थ का अपवर्तनांक है वो स्मॉल एन है, पृष्ठ के ध्रुव पी से, यानी इस पृष्ठ के ध्रुव पी से यू दूरी पर, ये देखो हमने ये वस्तु रखी हुई है, ये ध्रुव हो गया, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वस्तु रखी हुई है ओ, ठीक है, तो यू दूरी होगी, और ध्रुव से ही ये प्रतिबिंब बनना है, तो ये कितनी दूरी बनना है, वी दूरी बनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप समझते सकते हैं कि ये प्रतिबिंब बना हुआ है ध्रुव से कितनी दूरी पर, वी, हमेशा प्रतिबिंब को वी दूरी भी लिखते हैं, और ध्रुव से केंद्र की दूरी, ध्रुव से केंद्र की दूरी को हम आर मानते हैं। ठीक है, ये ध्रुव हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गया आर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैंने बना के लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूरी पर बिंदु वस्तु ओ है जिसका प्रतिबिंब आई, इस वस्तु का प्रतिबिंब आई है और वी दूरी पर बनता है, ये कितनी दूरी पर, स्मॉल वी दूरी पर बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब जब हम बेटा अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे तो हम यहाँ पे स्नेल का नियम तो लगाएंगे। ठीक है, कल भी हमने आपको समझाया था, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्नेल का नियम। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल नियम क्या है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है एन, ये अपवर्तनांक होता है एन। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, ये सब कुछ आपको करना है। अब देखिए क्या करेंगे, लेंस, ये पृष्ठ हम ये मानते हैं बहुत पतला है, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ बहुत पतला होने के कारण, बहुत पतला होने के कारण हम क्या करेंगे, साइन आई को सिर्फ आई मानेंगे और साइन आर को सिर्फ आर मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन आई इक्वल टू सिर्फ आई मानेंगे और साइन आर इक्वल टू हम मानेंगे सिर्फ आर। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो इसके नीचे करेंगे आप अतः साइन आई को हम कर देंगे आई अपॉन, यहाँ पर हो गया आर इक्वल टू हो गया एन, यहाँ समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। देखो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आई का एंगल निकालेंगे और आर का एंगल निकालेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, आई, इसमें आई देखो कौन सा है, आई और आर। देखिए जो लाइट आती है, फिर दोबारा समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ हो गया और ये हो गया वस्तु, यहाँ से जब लाइट जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से जब ये लाइट जाएगी और यहाँ से इस तरीके से, और ये हो गया केंद्र, यहाँ पर अवलंब रेखा डाल दी है, तब ये लाइट जाती है, रिफ्लेक्शन बाद इधर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ये आई हो गया, ये ओ हो गया। तो जो प्रकाश की किरण आती है वो अवलंब रेखा से कितनी दूरी से जा रही है, देखो ये लाइट जा रही है, चलो मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ थोड़े देर के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन है अवलंब रेखा से कितनी दूरी से जा रही है। अवलंब रेखा हमने क्यों खींचा था, इससे ये तो पता करना है कि कितने एंगल से या कितने कोण से कोई किरण आ रही है या जा रही है। तो जितने एंगल से आ रही है, हमने मान लिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाली लाइट है वो अवलंब रेखा से कितने एंगल से जा रही है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आई हो गया। अब देखेंगे आप इधर ये आई हो गया, तो जितने एंगल से इधर जा रहा है, हमने ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर भी आई होता, ठीक है, लेकिन ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलित होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो एंगल है, ये अगर आर है, ये क्या है आर, तो इसके ठीक डायरेक्शन में ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया आई, और इधर हो गया ये अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, और जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये आपको थोड़ा समझ लेना है, याद कर लेना। ठीक है, तो हमें आर निकालना है और ये आई निकालना है, बस यही कोण हमें दोनों निकालने हैं बस। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। अगर नहीं समझा तो एक बार दोबारा फिर देख लेना। तो हमें आई निकालना है। हमने आपको पहले बताया था
कि हम आई निकालेंगे और कोण आर, ये दोनों निकालेंगे। तो ये आई कैसे निकलेगा, ध्यान समझेंगे आप। ये आई एंगल है, ये एंगल, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा बाहर बना देते हैं इस तरीके से। तो ये त्रिभुज हमने बनाया हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये रखा हुआ है अल्फा, ये रखा हुआ है गामा और ये रखा हुआ है आई, ठीक है। तो ये वाला एंगल है वो इन दोनों शेष दो त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसको हम डिटेल में पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। और समझना चाहो तो चलो मैं एक और बना देता हूँ। ये त्रिभुज ऐसे देख सकते हैं, हमने ये त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, ठीक है। हमने मान लिया कि ये त्रिभुज है और ये है 60 डिग्री मानते हैं, ठीक है। ये अगर है 50 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 5 110 और ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये वाला जो एंगल होगा वो शेष दो कोण के टोटल के बराबर होता है, यानी 50 और 60 दोनों 110, तो ये वाला होगा 110 डिग्री। अगर आप देख सकते हैं तो 110 और 70 ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं ये 180 डिग्री। अगर हम और देखना चाहें तो देखिए आप, अगर हम यहाँ पर पता करना चाहें ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल को छोड़ के शेष दो के बराबर होगा, यानी 70 और 50 120 हो गया। ये कितना है 120, और आप देख सकते हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइन है तो 120 और 60 एकदम 80 हो गया, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ठीक इसी प्रकार आप समझेंगे, हमें आई निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा, देखेंगे आप आई बराबर ये आई, ये त्रिभुज आप दिख रहे हो ये वाले त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में ये 22 कोण हो गया आई, तो ये आई है, इन दोनों के योगफल बराबर हो जाएगा, तो अल्फा प्लस के गामा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें आर निकालना है, तो आर देखो ये वाला आर हो गया, तो इसमें देखेंगे आप ये आर कहाँ पर टच कर रहा है, इस लाइन को इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये हो जाएगा बीटा प्लस के गामा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस के गामा, ये हो गया, ठीक है। अब रखेंगे समीकरण 1 से, उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखेंगे अल्फा प्लस गामा अपॉन आर, सॉरी अपॉन आर में क्या है, आर में है बीटा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। इक्वल टू हो गया एन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू बीटा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन बीटा प्लस एन गामा, ठीक है। हम गामा गामा एक तरफ ले लेंगे, ये गामा है ये भी गामा है, तो गामा गामा एक तरफ ले रहे हैं और ये इधर लेके आएंगे, तो अल्फा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन गामा माइनस के गामा, ये हो गया, ठीक है। अब जो इन दोनों से गामा हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एन माइनस 1, ये हो गया। यहाँ बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इसको हमने कर दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। अब अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे, ठीक है। वो यहाँ रख देंगे, उसके बाद डेरिवेशन कंप्लीट। आप नोट कर लीजिए, उसको रेज करते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ देखेंगे आपको ये शायद लाइन नहीं दिख रही, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा इक्वल टू एन गामा माइनस के गामा। हम दोनों इनों में से गामा कॉमन ले लिया, तो अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा हो गया। इन दोनों में से गामा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एन माइनस के 1, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से गामा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से गामा निकल चुका है, एन रह गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 रह गया, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर, ये हो गया बेटा 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों के, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों के हमें क्या निकालने हैं, एंगल कोण निकालने हैं। उसके बाद यहाँ रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो हम बेटा क्या, देखो बेटा हम अल्फा एंगल निकालेंगे, तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, इतना इतना ये त्रिभुज बना हुआ है ना, इतना त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान समझेंगे, इसमें अल्फा ये निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, NOM में, त्रिभुज NOM में, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा त्रिभुज NOM में, त्रिभुज NOM में हम यहाँ लेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो लंब देखो बेटा इस त्रिभुज में लंब हो गया, ये कौन बना, कौन के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो लंब इसको h हमने माना नहीं है। चलो देखो ये ऊंचाई को बेटा हम h मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको चित्र में बना देना है, ठीक है, हम भूल गए थे। तो h हो गया, तो लंब हो गया यहाँ पर n से लेके m तक, हम यहाँ लिखेंगे एन एम अपॉन और आधार हो गया OP, ये हो गया बेटा OP, ठीक है। मान रखेंगे tan, ठीक है। थीटा हमने यहाँ पर कितना लिया, इसमें थीटा कौन है, वो अल्फा है, तो यहाँ पे होगा बेटा tan थीटा का मान हो गया यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और
यानी कि यहाँ पर एंगल क्या लिया हुआ है, अल्फा लिखा हुआ तो अल्फा आ जाएगा, ठीक। और एन एम कितना दिया हुआ है, एन एम है यहाँ पर बेटा एच, तो एच अपॉन ओ पी, ओ पी हो गया यू। और ध्यान रखेंगे कि पृष्ठ के इधर बाई ओर वाली दूरी हमेशा माइनस लेते हैं, हम पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये हो गया माइनस का यू, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने साइन को भी नगन मान लिया था, क्यों, क्योंकि पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए 10 को भी हम यहाँ क्या मानेंगे, नगन मानेंगे, इसलिए 10 को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा का मान निकला है, ये इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, अब हमें निकालना है बीटा, तो बीटा के लिए त्रिभुज हो गया कौन सा बेटा, ये हो गया एन, यहाँ से एन से स्टार्ट होगा, एन आई और एम तक चलना है, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो एन आई एम है, तो त्रिभुज लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे त्रिभुज एन आई एम है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना लिया है, ये हो गया, बस सूत्र क्या लगेगा, वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, हिंदी में लिख देते हैं, चलो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया बेटा आधार, ठीक है, लंब और आधार दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा है। अब तो क्या करेंगे, इसी के अंक कंटिन्यू इधर करते हैं, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ करेंगे बेटा tan थीटा, tan अल्फा बराबर, सॉरी यहाँ पे बीटा लिया हुआ कौन है ना, इस ट्राइंगल में एंगल बीटा है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना दिया है, देखो इस त्रिभुज में लंब है कौन सा, एन से एम, ये हो गया एन एम, ठीक है। अपॉन में हो गया बेटा आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई से लेके एम तक, तो यहाँ लिखेंगे आई एम, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, इसमें tan बीटा आ गया, तो यहाँ पे वही इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए tan को भी नगन मानेंगे, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हुआ, क्वेश्चन में आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ध्यान रखना, ये नगन मान के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन एम इधर रखा बेटा यहाँ पे एच अपॉन आई एम, तो आई से लेके एम, तो आप ये देखेंगे ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब और ये वैसे पी तक दूरी ले रहे हैं, ये एम और पी दोनों बराबर ही माने जाएंगे, क्योंकि बेटा बहुत ये संकीर्ण, बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये बीच वाली दूरी हम मानते ही नहीं है, ये मान लीजिए एम यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये एम और पी दोनों जीरो मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, आई से लेके इस ध्रुव यानी एम तक की दूरी है वो पी वी है, क्या है वी, अब इधर लिया हुआ है तो माइनस लेंगे, तो दूसरा मान ये निकल गया, समीकरण नंबर यहाँ पे हो गया बेटा 4, ठीक है। अब लेंगे हम त्रिभुज किसमें, त्रिभुज, अब क्या निकलना है, हमें गामा निकालना है, तो हम त्रिभुज लेंगे आप कौन सा, एन सी पी में और एन सी एम में, सॉरी एन सी एम में, त्रिभुज एन सी एम में, ठीक है। वही फिर त्रिभुज लेंगे, वो एंगल लेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये अब इस त्रिभुज में लंब हो गया क्या एन एम, ठीक है, और कोण कितना दिया हुआ है गामा, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट गामा इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, tan गामा बराबर हो जाएगा लंब इसमें दिया हुआ है बेटा एन एम, तो एन एम अपॉन और आधार इसमें दिया हुआ है एम सी, यानी सी एम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर ये tan फिर गायब कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा गामा इक्वल टू एन एम दे रखा है इसमें एच और अपॉन में सी एम, यानी कि यहाँ से लेके जाते हैं, यानी कि आप एम को मतलब ध्रुव मानेंगे, तो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, ये आर, और ये किस में ले जाया जाएगा बेटा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ के इधर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हमने तीनों मान निकाली, किसके, अल्फा, ये अल्फा निकला हुआ है, ये बीटा निकला हुआ है और ये गामा ने, तीन निकालिए बस, अब कुछ नहीं करना, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से इसमें रखना है, तो ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू इधर करते हैं, इसको अरेंज करके नोट कर लिया आपको, ये यहाँ पर एम है, ठीक है, एम बना हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा ये देखो पिछला था, इसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण किसके 3, 4 व 5 के मान रखने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के मान इसमें रखने पर, तो हमने अल्फा का मान, तो देखो अभी अल्फा का मान निकला था, शायद अल्फा का मान निकला हुआ था एच अपॉन माइनस का यू, ये निकला था ना, यू है तो यू एच अपॉन यू था, ठीक है, अल्फा का मान, और बीटा का निकाला हुआ था हमने एच अपॉन बीटा का निकला हुआ था एच अपॉन माइनस के भी, ये निकले हुए थे, तो ये कौन सा था, ये था तीसरा समीकरण और ये था आपका चौथा समीकरण, ये 5वां हो गया। तो मान रखेंगे बेटा अल्फा का मान दिया हुआ है एच अपॉन माइनस का यू, तो यहाँ रखेंगे एच अपॉन माइनस का यू एन, ठीक है, और यहाँ बीटा का मान दे रखा है आपका, बीटा का मान दे रखा है एच अपॉन माइनस के वी इक्वल टू, गामा का मान दे रखा है आपका एच अपॉन
आर, ये रखिए, ठीक है, और n माइनस के 1। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी को मैं इधर इरेज करता हूँ, इसकी आवश्यकता अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करना बेटा, बस बेटा आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के h अपॉन यू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन एच अपॉन वी इजकल टू, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 1। अब तो क्या करना बेटा, इन दोनों में से हमने क्या लिया, इन दोनों में से हमने h कॉमन ले लिया, तो h हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा हुआ है माइनस का 1 अपॉन यू प्लस के n अपॉन वी, और यहाँ बचा हुआ है बेटा h अपॉन आर और n माइनस के 1। तो देखो h से ये h दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या है वो मैं इधर लिखता हूँ, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो हम प्लस वाला अंक कर देते हैं, ये वाला पीछे कर देते हैं, तो इस तरीके से n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा बेटा n माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है r, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बस आपको शुद्ध प्रूफ करना था, ये हो चुका है। या फिर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन r, ठीक है, और या फिर आप लिख सकते हैं n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इजकल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और इनटू में 1 अपॉन आर, ये हो गया, ठीक है, 1 अपॉन आर, ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ये लाइन, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको इधर कर देता हूँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इजकल टू n माइनस 1, और हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया 1 अपॉन के आर, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये तो आप चाहे यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ छोड़ सकते हैं, बात एक ही है। ये बेटा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेना। बेटा वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो बच्चे पुराने हैं उनसे लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है। और इसके बाद तुरंत ही आपको एक और वीडियो मिलेगी न्यूमेरिकल की, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद यानी कि रात को 8 बजे न्यूमेरिकल वीडियो और शाम के 7:30 या 7 बजे के बीच में आपकी डेरिवेशन वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।